हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 द प्लेनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आपको अगर किसी और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस सब्जेक्ट का और कौन से चैप्टर का चाहिए, तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 है We can see countless glittering tiny objects in the sky at night। रात के समय में हम सभी बहुत सारे अनगिनत काउंटलेस यानी अनगिनत ग्लिटरिंग यानी चमचमाते हुए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो है सो हम आसमान में देखते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो है वो ट्विंकलिंग करते हैं यानी कि चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। दे आर स्टार्स, ये सभी क्या हैं? स्टार्स हैं। और जो अन्य जो ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम देखते हैं लेकिन वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, वो सभी क्या हो सकते हैं? वो सभी प्लैनेट हो सकते हैं। दिन के समय में हम सभी सन को देखते हैं जो कि वो भी क्या है? एक स्टार है। तो देखिए, आपने रात में जो टिमटिमा रहे हैं वो देखिए वो सभी क्या हैं? तारे हैं। लेकिन दिन के समय में आप जो सन को देखते हैं वो भी एक स्टार है। सभी ऑब्जेक्ट्स यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप आसमान में देखते हैं जो एक समान दिखाई देते हैं वे सभी क्या हैं? हेवनली बॉडीज़ हैं। जैसे कि सन, स्टार, मून, प्लैनेट्स और कोई भी ऑब्जेक्ट्स, इन सभी को हम कॉमन रूप से हेवनली या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। यू वुड बी सरप्राइज, आप ये जानकर के सरप्राइज होंगे कि जो अर्थ जिस पे हम सभी रहते हैं वह भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। जो स्टार है, प्लेनेट है, जो सभी जिस सबको हम आसमान में स्काई में देखते हैं, ये एक वास्ट स्पेस, वास्ट यानी कि बहुत विशाल स्पेस का एक छोटा सा पार्ट है जो कि क्या है? लिमिटलेस है, यानी कि अनंत है, जिसका कहीं कोई लिमिट नहीं है, कहीं ख़त्म नहीं होता, इतना बड़ा है। इसमें बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो इस वास्ट स्पेस में फैले हुए हैं सब जगह। दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए हम इन सभी को नहीं देख सकते हैं। ये वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज़, ये जो वास्ट लिमिटलेस स्पेस है ना, बड़ा सा विशाल अनंत स्पेस है, यूनिवर्स है, जिसमें सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, इसे यूनिवर्स कहा जाता है। ओके, तो ये यूनिवर्स का डेफिनेशन हो गया यहाँ पे आपके लिए। गैलेक्सी क्या है? दो देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड इन द वास्ट यूनिवर्स, यद्यपि देखिए जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो इस वास्ट यूनिवर्स में बिलियंस की संख्या में सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है वो फैली हुई है, बट दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। लेकिन ये जो है ना बहुत सारी फैली हुई हैं, लेकिन ये सारी एक जैसा नहीं फैली हुई है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, कोई सीक्वेंस से नहीं है। जो काउंटलेस स्टार्स होते हैं स्पेस में उनका एक ह्यूज क्लस्टर होता है, यानी कि जो अनगिनत तारे हैं इन सब का जो ग्रुप होता है इन्हें क्या कहा जाता है? क्लस्टर कहा जाता है। और एक क्लस्टर में बिलियंस स्टार्स होते हैं, और ये स्टार्स अपने जो उस क्लस्टर में जितने भी स्टार हैं ये सभी एक दूसरे को आपसी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा आपस में एक दूसरे को मतलब कि अट्रैक्ट करके एक जगह रखे रहते हैं। तो इस तरह का एक विशाल क्लस्टर जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या है? गैस और डस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे गैलेक्सी कहते हैं। हमारा जो अर्थ है और जो उसके साथ के और जो प्लैनेट्स हैं ये सभी मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। द सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पाइरल ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी का पार्ट है, गैलेक्सी में लोकेटेड है यानी गैलेक्सी में स्थित है। और हमारा गैलेक्सी का शेप कैसा है? स्पाइरल है, इस तरह से, जिस तरह स्प्रिंग होता है ना, इस तरह से। तो इसके आउटर यानी कि बाहरी किनारे पे स्थित है, जिसका नाम क्या है हमारी गैलेक्सी का? मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा। तो इस तरह के कई सारी बिलियंस की संख्या में सोलर सिस्टम्स हमारी गैलेक्सी में है, यानी जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है मिल्की वे में, उसमें इसी तरह के बिलियंस की संख्या में सोलर सिस्टम है। और जो गैलेक्सी हमारी है इसी तरह की बिलियंस की संख्या में गैलेक्सीज यूनिवर्स में हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल से बता देती हूँ मैं। मान लीजिए ये आपका यूनिवर्स है इतना बड़ा, अब इसमें बिलियंस की संख्या में क्या है? ये सारी गैलेक्सीज हैं। इनमें से एक हमारा गैलेक्सी है, मान लीजिए ये वाला, जिसका शेप स्पाइरल है, और इसमें कई सारे सोलर सिस्टम हैं। एक सोलर सिस्टम नहीं है, इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। एज वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ इन द यूनिवर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स में अलग अलग तरह के
अलग अलग टाइप के सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। तो अब उसके बारे में कुछ हम और आगे जानते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, डू यू नो में दिया गया है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये एक फाइंट वाइट बैंड है, यानी कि धुंधला सा वाइट कलर का बैंड जैसा दिखता है जो पूरे आसमान में फैला हुआ है। ये स्पाइरल गैलेक्सी है। इट कंटेन्स बार अक्रॉस इट्स सेंटर रीजन, इसके जो सेंटर रीजन है वो उससे एक बार जैसा होता हुआ गुजरता है, और इसके दो मेजर आर्म्स हैं, यानी कि दो पार्ट है मेजर, और जो बीच में जो ओरियन आर्म है इसका वो है, और वो जो ये दो मेजर आर्म्स हैं उनके बीच में स्थित है क्या, ओरियन आर्म। आगे देखिए स्टार्स के बारे में। स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडी। सेल्फ ल्यूमिनस यानी कि जिनका खुद का प्रकाश हो, खुद की उनके अंदर रोशनी हो, तो ये सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडी है। ये गर्म गैसों से बनी हुई होती हैं और ये हीट और लाइट जनरेट करती हैं और उसे स्पेस में रेडिएट करती है, यानी कि छोड़ती है। ये स्टार्स काउंटलेस होते हैं, यानी कि अनगिनत स्टार्स होते हैं। इन्हें हम नहीं देख सकते हैं एक ही बार में, यानी कि इतने सारे स्टार्स होते हैं जिन्हें हम एक बार में नहीं देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार में हम 6000 स्टार से ज़्यादा को नहीं देख सकते। आप आसमान में देख के देखिएगा कि एक बार में आप पूरे आसमान में नज़र नहीं, मतलब कि नहीं देख सकते हैं एक बार पूरे आसमान को। लेफ़्ट देखिएगा तो राइट नहीं, राइट तो फिर लेफ़्ट नहीं, या फिर बीच में देखिएगा तो साइड वाले नहीं। तो इस तरह से हम पूरे आसमान को एक साथ तो नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हम सिर्फ एक बार में 6000 स्टार्स को ही देख सकते हैं। ये स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ही ह्यूज बॉडी, यानी कि बहुत ही विशाल होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ये बहुत कम छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है ना, उनके बीच के जो डिस्टेंस है, उनके बीच की दूरी है, उसको एक यूनिट में मापा जाता है और उस यूनिट का नाम है लाइट ईयर। लाइट ईयर में से नापा जाता है। कुछ स्टार्स जो कि हमसे बहुत दूर हैं और उनकी जो लाइट है वो हम तक पहुंचने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है। इतने दूर है कि जो सबसे नज़दीक का स्टार है अर्थ का वो क्या है, सन है। और सन के बाद जो सबसे नज़दीक का स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कितना दूरी है हमसे, जो लगभग 4.5 लाइट ईयर दूरी पर है। आगे डू यू नो में देखिए दिया हुआ है डिस्टर्बेंस इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस के कारण, जैसे डस्ट गैस वगैरह के कारण से जो स्टार्स की लाइट होती है वो थोड़ी मुड़ जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो कुछ लाइट है वो सीधे हम तक पहुंचती है और कुछ थोड़ा मुड़ जाती है, जिसके कारण से हमें स्टार कैसे दिखते हैं, ट्विंकल करते हुए, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। लाइट जो ट्रेवल करती है ना, कि लाइट की स्पीड क्या है, तो लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक स्पीड को ट्रैवल करता है। और ये जो डिस्टेंस होती है लाइट की, रे ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो रे की जो डिस्टेंस है, जो 365 डेज़ में वो ट्रैवल करता है, यानी कि 365 डेज़ में लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अ लाइट ईयर, एक लाइट ईयर। आगे देखिए कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपने रात के समय में क्लियर स्काई जब हो, एकदम साफ़ आसमान हो, तो वहाँ पे ऑब्ज़र्व करिएगा तो आपको जो स्टार्स दिखाई देंगे तो वो अलग अलग शेप और पैटर्न बनाते हैं और वेस्ट से ईस्ट की साइड मूव करते हैं, यानी कि अलग अलग शेप और पैटर्न बना रहे हैं और वे वेस्ट से यानी पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देते हैं। ये फॉर्मेशन में हो सकते हैं जैसे कि किसी एनिमल का या किसी तरह का ह्यूमन का या फिर कोई अन्य ऑब्जेक्ट के शेप का कोई फॉर्मेशन बनाता हो। तो वैसे स्टार्स के ग्रुप जो अपने फॉर्मेशन से पहचाने जाते हैं, यानी कि किसी खास तरह का फॉर्मेशन बनाते हैं, शेप और पैटर्न बनाते हैं और उसी से पहचाने जाते हैं, उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। दूसरा मेजर जो है उसे ग्रेट बियर भी कहा जाता है और इसमें बहुत सारे स्टार्स के कॉन्स्टलेशन हैं। इट अपीयर्स इन नॉर्दर्न स्काई, ये आसमान में नॉर्थ साइड में हमें दिखाई देता है। और भारत में 7 स्टार्स का एक पैटर्न है जिसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं। ये भी ग्रेट बियर का ही पार्ट है। जैसे अभी आपने देखा ना कि उर्सा मेजर जो है ये इसे ग्रेट बियर भी कहा जाता है। और ग्रेट बियर में बहुत सारे स्टार्स के जो है कॉन्स्टलेशन है, तो उस सप्तऋषि मंडल भी इसी कॉन्स्टलेशन का पार्ट है, इसी में है ये। देयर आर सेवरल अदर, इसके अलावा और बहुत सारे फॉर्मेशन हैं स्टार्स के, विच हैव बीन गिवन नेम्स, जिन्हें एस्ट्रोनॉम्स के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं।
टू ब्राइटेस्ट स्टार यानी कि जो दो ब्राइटेस्ट स्टार यानी जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, इस सप्तऋषि मंडल के किनारे के जो दो स्टार्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, उन्हें पॉइंटर्स कहा जाता है। और टुवर्ड्स द स्टेशनरी स्टार कॉल्ड पोल स्टार। तो ये जो होते हैं ना दो स्टार्स जो बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं, इन्हें पॉइंटर्स कहा जाता है। और ये पोल स्टार के डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि पोलर रीजन। जैसे कि ये अर्थ है तो आपने देखा होगा ये इसका हो गया नॉर्थ साइड, जैसे ये हो गया इसका नॉर्थ साइड और ये साउथ हो गया। तो ये हो गया इसका पोलर रीजन, ये और ये। तो जो नॉर्थ पोलर रीजन है ये ऊपर वाला, यहाँ पर इधर के डायरेक्शन में ये दोनों स्टार चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो इसे हम पोल स्टार कहते हैं। पोल को हिंदी में ध्रुव कहा जाता है और स्टार को तारा, तो इसे ध्रुव तारा कहा जाता है जो नॉर्थ साइड में स्काई में हमें दिखाई देता है। पोल स्टार्स लाई अबव द नॉर्थ पोल में ये पोल स्टार दिखाई देता है। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी कि दर्शाता है। अब इंडियंस और ग्रीक्स जो हैं वे एंशिएंट टाइम से ये जो स्टार्स हैं इनके शेप्स और पैटर्न के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। इन मॉडर्न समय में जो स्पेस साइंटिस्ट हैं और जो एस्ट्रोनॉम्स हैं वे पावरफुल और बड़े साइज के टेलीस्कोप का यूज़ करके इन सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं। आगे हमारा है अब सोलर सिस्टम, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो सन है और इसके जो कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडी है, यानी इसके साथी जो सेलेस्टियल बॉडी है, ये सभी मिल करके सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो 8 प्लैनेट्स और उनके साथी सैटेलाइट जो हैं वो एस्टेरॉयड, मीटियोर्स, कॉमेट्स, ये सभी सोलर सिस्टम के मेंबर हैं। ये सभी सन के चारों तरफ घूमते हैं एक फिक्स पाथ में, यानी कि एक फिक्स्ड रास्ते पे ये घूमते हैं। उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। जैसे कि ये सन है और इसके चारों तरफ इसी डायरेक्शन पे घूम रहा है, फिर दूसरा इस लाइन पे घूम रहा है, तीसरा इस लाइन पे घूम रहा है, तो जो जिस रास्ते पे घूम रहा है वो उसका ऑर्बिट कहलाता है। अब आगे है इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम का उत्पत्ति कैसे हुआ। ये क्वेश्चन अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि ये सन और इसके जो साथी हैं इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि गैस और डस्ट का एक बहुत विशाल बादल था जिसे कि नेबुला कहा जाता था। ये 4.6 बिलियन ईयर्स पहले स्पेस में अपीयर हुआ, यानी कि दिखा था। और उसके बाद ये ठंडा हो गया और क्या हुआ, उसके बाद इसे बहुत ज़्यादा फास्ट रोटेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट घूमने लगा, जैसे लट्टू घूमता है ना उस तरह से बहुत फास्ट घूमने लग गया। तो जब ये बहुत फास्ट घूमने लगा तो इसमें से 8 बॉल्स जो हैं गैसेस के अलग अलग साइज़ के टूट करके अलग हो गए इस नेबुला से। और जो बचा हुआ पार्ट बच गया सेंट्रल का, सेंटर में जो बीच में जो बचा हुआ पार्ट था, बाकी तो किनारे टूट टूट के निकल गए 8 पार्ट इसके, और जो बीच में जो सेंटर में बचा हुआ था पार्ट, वो नेबुला जो था वो एक स्टार में चेंज हो गया, जिससे कि सन के नाम से जाना जाता है, जो सूर्य बन गया। और ये जो बाकी के जो 8 थे ये सभी प्लैनेट में कन्वर्ट हो गए, प्लैनेट में चेंज हो गए। ऐसा माना जाता है कि जो सैटेलाइट्स हैं वो भी इन्हीं बॉल्स के जो इसके आसपास जो थोड़े बहुत जो गैस वगैरह जो बचे हुए थे अलग से टूटे हुए छोटे टुकड़े वगैरह, तो वो जो भी प्लेनेट था उसके आसपास अगर कुछ था ये सब गैस वगैरह, तो इससे भी क्या हो गया, ये सब इसके चारों तरफ राउंड करने लगे, चारों तरफ इसके घूमने लगे और अपने जो भी प्लेनेट के आसपास थे वो उस प्लेनेट के आसपास घूमने लग गए। तो ये उस प्लेनेट के क्या बन गए, सैटेलाइट बन गए। यानी कि देखिए जो गैसेस सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मास, जो सेंट्रल मास यानी कि बीच वाला पार्ट था उससे जो गैसेस कुछ अलग हुए थे छोटे छोटे, वे सभी अट्रैक्ट हो गए किसकी तरफ, जो कंपेनियन प्लैनेट्स थे, यानी कि जो उनके पास के प्लैनेट्स थे उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गए और ये उनकी तरफ चारों तरफ ओर घूमने लग गए उस प्लैनेट के, ये उसके बन गए सैटेलाइट। देखिए क्या आप जानते हैं कि जो प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्लेनेस से निकला है, जिसका अर्थ होता है वांडरर यानी कि घुमक्कड़। और फिर जो सैटेलाइट वर्ड है ये लैटिन भाषा के वर्ड सैटेलिट से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, अटेंडेंट यानी कि जैसे कि असिस्टेंट होता है, पीए होता है ना, उस तरह अटेंडेंट। और फिर जो वर्ड है सोलर, ये वर्ड सोलर लैटिन वर्ड सोलरिस से निकला है, जिसका मतलब होता है सन। तो अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। तो सन क्या है, सन एक स्टार है, सन इज अ स्टार, सन एक स्टार है और स्टार्स के पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता है, बट इट इज़ ए बॉल ऑफ गैसेज।
लेकिन ये क्या है, गैसेस का बॉल है, हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी। जो ये गैसेस को क्या करता है, ग्रेविटी के कारण, अपने ग्रेविटी फोर्स के कारण इन गैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच के रखता है और गोला बन जाता है। ये हीट और लाइट जनरेट करता है और इसे स्पेस में रेडिएट कर देता है। द सन डज नॉट हैव एनी रिंग्स। सन के चारों तरफ कोई रिंग्स नहीं है। जैसे कि ये सैटर्न होता है तो आपने देखा होगा कि इसके चारों तरफ इस तरह का रिंग बना हुआ है। इस तरह से सन के और कोई रिंग्स नहीं है। इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। कैसे सेंटर है, देखिए सन बीच में है ना, और उसी के चारों तरफ जो भी प्लेनेट है उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो ये सेंटर में हो गया हमारा सन। लाइफ वुड नॉट पॉसिबल। जीवन जो है वो संभव नहीं होता अगर ये सन जो है वो नहीं होता। ये सन इंटेंस एनर्जी, अगर सन का जो इंटेंस एनर्जी है, सूर्य का जो प्रकाश है वो अर्थ तक नहीं आता तो अर्थ पर जीवन संभव नहीं होता। सन इज अ वेरी ह्यूज मास, मच बिगर देन ऑल इट्स कंपेनियन पुट टुगेदर। सन क्या है, एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा है। इसके जितने भी साथी हैं ना, प्लैनेट्स हैं, उन सब की तुलना में ये बहुत बड़ा है। ये अर्थ से 1.3 मिलियन टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। कितना, 1.3 मिलियन टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। ड्यू टू सन्स ह्यूज साइज, सन के इस विशाल साइज के कारण जितने भी सोलर सिस्टम के मेंबर हैं वे इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके चारों तरफ घूमते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। Though the distance between the Earth and the Sun is about 150 million किलोमीटर, यद्यपि जो अर्थ और सन है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन फिर भी ये अन्य स्टार की तुलना में, उसके कंपेयर में अन्य दूसरे स्टार जो हैं उसकी तुलना में अर्थ का सबसे नियरेस्ट, सबसे नज़दीक का स्टार है। ये जो सन की रे है, सन की किरण है, वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचने में कितना टाइम लेती है, तो 8 मिनट का टाइम लेती है सन से उसकी रोशनी को अर्थ के सरफेस पे पहुंचने में। अब आगे हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज़। ये सब क्या है, प्लैनेट्स एक हेवनली बॉडीज़ है जो लाइट और हीट सन से रिसीव करते हैं, यानी सन से वो लाइट और हीट प्राप्त करते हैं। जैसे कि देखिए अर्थ को लाइट कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। हीट कहाँ से मिलता है, गर्मी कहाँ से मिलती है उसको, तो सन से ही मिलता है। इसका अपना हीट और लाइट नहीं है। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। इसका अपना लाइट नहीं है। टोटल नंबर जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो कितने हैं, 8 हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। सन से दूरी के ऑर्डर में, यानी सन से दूरी के क्रम में, सीक्वेंस में सन के बाद से सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। इसी सीक्वेंस में ये सभी सन से डिस्टेंस पे जो है वो अरेंज हैं। द फर्स्ट 4 प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस। जो पहले के 4 प्लैनेट है ना, पहले के फर्स्ट 4 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सभी सन के जो अर्थ, वीनस, अर्थ एंड मार्स जो हैं, ये सन के फर्स्ट के जो हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है ये सॉलिड रॉकी सरफेस है, यानी सॉलिड बने हुए हैं, ये रॉकी सरफेस है इनका। ये चट्टान जैसा इनका जो सरफेस है वो चट्टान जैसा है, और इनका जो बॉडी है वो कैसा है, सेलेस्टियल बॉडी का ये सॉलिड है। जैसे बाकी के हैं कि गैस क्या है, गैस वाला का बॉडी बना हुआ है, उस तरह का है, गैस से बना हुआ है। तो लेकिन ये क्या है, ये रॉकी और सॉलिड है। इसलिए जो शुरू के 4 जो प्लैनेट्स हैं इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। और उसके बाद के जो 2 प्लैनेट्स हैं जुपिटर और सैटर्न, इन्हें गैस जिएंट के नाम से जाना जाता है कि ये गैस से बने हुए होते हैं। ज़्यादातर इसका पार्ट जो गैस से बना हुआ है। और उसके बाद का जो 2 प्लैनेट और है यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें आइस जिएंट कहा जाता है क्योंकि ये आइस से बने हुए हैं। अब मरकरी के बारे में देखिए तो मरकरी हैज़ ए थिन एटमॉस्फेयर। मरकरी में जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, यानी कि जो हवा का लेयर है वो बहुत थिन है, बहुत पतला है, बिल्कुल घना नहीं है। इसलिए वहाँ दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में जो टेम्परेचर है वो कई 100 डिग्री नीचे चला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट से। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, आपने मैथ्स में पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि 0 डिग्री पे वाटर जो है वो जम जाता है और 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, तो 0 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री है ना, उससे भी कई 100 गुना नीचे चला जाता है माइनस में,
क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है। अगर क्योंकि एटमॉस्फेयर थिन है तो वो जो दिन में गर्म होता है तो उस गर्मी को रोक के नहीं रख पाता है, और रात में ठंडा होता है उस ठंड को नहीं रोक के रख पाता है। इसी कारण से दिन में जब सनलाइट पड़ती तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और रात में जब सनलाइट नहीं पड़ती तो बहुत ज़्यादा वो ठंडा हो जाता है। ये सबसे छोटा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसके बाद देखिए वीनस जो है वो सबसे गर्म प्लेनेट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिक है, बहुत मोटा एटमॉस्फेयर है। इसलिए दिन के समय में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसकी गर्मी को ये रोक के रख लेता है, इस कारण से ये गर्म बना रहता है। और ये उल्टी दिशा में घूमता है, स्पिन बैकवर्ड्स। जैसे कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अगर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं लट्टू की तरह, तो ये इस तरह से उल्टा घूमता है। एक यही प्लैनेट है जो अपना बैकवर्ड उल्टी दिशा में घूमता है। अर्थ जो हमारा होम प्लैनेट है, ये केवल एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिमम अमाउंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में जितनी लाइट और जितनी हीट चाहिए होती है और ऑक्सीजन चाहिए होती है, उतना यहाँ पर सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मार्स नोन एज द रेड प्लेनेट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। मार्स को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। ये एक कोल्ड डेजर्ट है। देखिए यहाँ पर सारे जो है प्लैनेट्स का सीक्वेंस दिखाया गया है। ये है सन, और फर्स्ट के जो ये 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल, क्योंकि ये रॉकी और सॉलिड सरफेस है इनका। और इन 2 को कहा जाता है क्या, गैस जेंट, और इन 2 को आइस जेंट कहा जाता है। इट्स एटमॉस्फेयर इज़ टू थिन। इसका भी जो एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत पतला है। इतना पतला है कि जो लिक्विड वाटर है ना वो यहाँ पर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाता है सरफेस पर, क्योंकि गर्मी होती है तो वो वेपर बन के उड़ जाता है। अब इसी तरह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनके पास क्या है, इनके चारों तरफ रिंग्स हैं। जैसे कि देखिए अभी आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए सैटर्न के चारों तरफ रिंग बना हुआ है ना, तो इस तरह इन चारों के पास है रिंग, लेकिन हमें सिर्फ सैटर्न का ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यही थोड़ा ज़्यादा क्या है, ज़्यादा थिक रिंग है इसका। जुपिटर जो है उसकी भी चारों तरफ जो रिंग है, लेकिन वो बहुत फाइन है, यानी कि बहुत ही हल्का है। इस कारण से हम उसे नेक्ड आइज यानी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं बिना टेलीस्कोप वगैरह के। द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैं, इन सब का जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। और अन्य जो गैसेज हैं जैसे कि यूरेनस है, इन गैसेज के अलावा यूरेनस के पास एक और गैस है। कौन सा? मीथेन है, जो इनके पास नहीं है। यूरेनस में एक एक्स्ट्रा गैस क्या है? मीथेन, और मीथेन के कारण ही यूरेनस का कलर ब्लू दिखता है। नेपच्यून इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू यूरेनस। तो नेपच्यून भी जो है वो यूरेनस का जो कंपोजिशन है, यानी यूरेनस में जो गैसेस वगैरह हैं वो सब नेपच्यून में भी उसी तरह है। कंपोज्ड प्राइमरी ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम अलॉन्ग विद ट्रेस हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ये जो बना है प्राइमरीली, इसमें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ फिर और क्या जाता है, हाइड्रोकार्बन से नाइट्रोजन आ जाता है। इट आल्सो कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ अमोनिया एंड मीथेन। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फिर क्या क्या होता है, अमोनिया और मीथेन भी होता है। ये किस में होता है? तो ये होता है नेपच्यून में। अब आगे देखिए, डू यू नो में बताया गया है कि पहले के समय में जो प्लूटो था उसे भी प्लेनेट माना जाता था, और हमारे उस समय सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट थे। ये सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट था। लेकिन 2006 में द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, जिसको शॉर्ट में IAU कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई और उसने एक नई कैटेगरी बनाई ड्वार्फ प्लेनेट की। उसे क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि बौने ग्रह। तो ये जो एसोसिएशन बना, इसने आइरिस और प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया और प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कि ये सन है और इसके चारों ओर सभी जो प्लैनेट्स हैं अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन जो प्लूटो था वो कभी इधर आ जाता था, कभी इधर आ जाता था, कभी इधर आ जाता था, कभी इधर, वो कोई अपना फिक्स पाथ में नहीं घूमता था। इस कारण से उसको प्लैनेट की जो है श्रेणी से, प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया और उसको किस में रख दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। द रिंग अराउंड द सैटर्न वर फर्स्ट सीन बाय। जो सैटर्न के चारों तरफ जो रिंग है वो सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। गैलीलियो एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर हैं, इटली के हैं, और
हैं नहीं, अब थे। तो इटली के बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने अपने टेलीस्कोप से 1610 AD में देखा था। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी क्या है, रोटेशन टाइम क्या है सन अपने एक्सिस पे घूमने का, और फिर उनका जो रिवोल्यूशन टाइम क्या है, यानी कि सन के चारों ओर घूमने का टाइम कितना लेता है। जैसे कि अर्थ देखिए, अर्थ का रोटेशन टाइम क्या है, 24 आवर है। 24 आवर में वो अपने एक्सिस पे यानी कि लट्टू के जैसा एक राउंड पूरा करने में उसे 24 आवर लगते हैं, और सन के चारों तरफ घूमने में 365 डेज एंड 6 आवर का टाइम लगता है। तो इसी तरह से बाकी सारे प्लैनेट्स का रोटेशन और रिवोल्यूशन टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ है यूनिक प्लेनेट, यानी कि एक यूनिक अद्भुत प्लेनेट। जो अर्थ जिस पे हम सभी रहते हैं, ये जो सन से जो प्लेनेट्स का जो डिस्टेंस है, पोजीशन है, उसमें ये तीसरे नंबर पे है। सन है, उसके बाद मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे है सन के बाद। सन के बाद जो भी प्लैनेट्स का है पोजीशन है उसमें ये थर्ड नंबर पे है। इट्स रैंक 5th इन साइज, और साइज में ये 5th नंबर पर है। द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन, जो अर्थ है अपना एक रोटेशन यानी कि अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है, तो ये 24 आवर में कंप्लीट करता है, और यही 24 आवर 1 डे बनाता है। और इसका जो रिवोल्यूशन टाइम है सन के चारों ओर घूमने का, ये 365 डेज और 6 आवर्स में पूरा करता है, जिससे एक साल बनता है। देखिए 24 आवर्स में जो घूमता है तो एक दिन होता है, और 365 डेज 6 आवर्स में जब सन का चारों तरफ घूमता है तो ये 1 ईयर बनता है। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि जो अर्थ का सरफेस है, वो बॉडी है, वो कैसा है, फ्लैट है, यानी कि टेबल की तरफ फ्लैट है। लेकिन 5th सेंचुरी में जो आर्यभट्ट हैं, एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया, ये घोषणा की कि अर्थ जो है वो कैसा है, स्फेरिकल इन शेप, यानी शेप में स्फेरिकल है, यानी कि इस तरह से है। नाउ द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, अब जो अर्थ का जो फोटोग्राफ स्पेस से लिया गया, तो स्पेस से फोटोग्राफ कैसे लिया गया, तो जो सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे जाते हैं तो उनसे फ़ोटो लिया गया। तो जैसे देखिए ये वाला भी अर्थ का फ़ोटो ऊपर सैटेलाइट से लिया गया फ़ोटो है। तो जब अर्थ का फोटोग्राफ लिया गया तो इससे ये कंफर्म हो गया कि इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। अर्थ बल्जेस स्लाइटली एट द इक्वेटर, इक्वेटर जो आपने पढ़ा था कि बीच में जो अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है, इस लाइन को इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ है थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा सा मोटा है, समझे ना, ऐसे करके मोटा है, और ऊपर से कैसा है, ऊपर से ऐसे करके चपटा है। फ्लैटन एट द पोल्स, पोल्स में थोड़ा सा फ्लैट है। नाउ लेट अस लर्न, तो अब हम इस पढ़ेंगे कि क्या ऐसी फेवरेबल कंडीशंस हैं, क्या ऐसी कंडीशंस हैं, स्थितियां हैं जिसके कारण से अर्थ पर लाइफ सपोर्ट करती है, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। तो पहला कारण क्या है कि अर्थ जो है मॉडरेट हीट और लाइट सन से रिसीव करता है, यानी सन से मॉडरेट यानी कि मध्यम, मीडियम, जितना उसको हीट और लाइट चाहिए उतना रिसीव करता है। बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत कम नहीं, ऐसा नहीं, जितनी ज़्यादा उसको ज़रूरत है उतना ही वो रिसीव करता है। ये जो पर्याप्त क्वांटिटी में हीट और लाइट जो है ना, जो कि किसी अर्थ की सरफेस पे किसी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए और इवॉल्व करने के लिए, उसकी उत्पत्ति के लिए पर्याप्त होता है। अन्य प्लैनेट जो हैं वो या तो बहुत गर्म होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वो ठंडे हैं, इस कारण से वहाँ पे लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती है। दूसरा कारण है कि जो अर्थ का 2/3 पार्ट है वो एरिया वाटर से कवर है, यानी इतना बड़ा एरिया में वाटर है अर्थ के 2/3 पार्ट पर। वाटर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव जाति, एनिमल्स और प्लांट्स, इन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पानी के बिना कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तीसरा जो कारण है वो है कि अर्थ हैज़ एन इन्वलेप ऑफ एयर अराउंड इन, यानी कि अर्थ के चारों तरफ, जैसे कि ये अर्थ है, इसके चारों तरफ इतनी दूरी तक क्या है, हवा का एक लेयर बना हुआ है, एटमॉस्फेयर, जिसे इन्वलप कहा जाता है, एयर का इन्वलप। इसमें कई सारे गैसेस होते हैं, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो प्लेनेट पे लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें जो स्पेस से आने वाले मीटरॉइड्स होते हैं ना, उनसे प्रोटेक्ट करता है।
अब क्या आप जानते हैं कि सितंबर 24, 2014 में इंडिया जो है वो 4th कंट्री बन गया वर्ल्ड का, यानी वर्ल्ड का 4th कंट्री है जिसने कि जो ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड फर्स्ट अचीव इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। जो मार्स जो है ना, मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा, वो 4th कंट्री बन गया। यानी कि अब तक 3 कंट्री पहुंचे थे मार्स के ऑर्बिट में और इंडिया 4th नंबर का कंट्री बना जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि पहली बार में ही वो मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया। आगे हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। तो जो हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं उनके जैसे कि जो प्लैनेट है उसकी हेवनली बॉडी उसी के चारों तरफ घूमेगी ना, दूसरे के नहीं। तो जो भी प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है उसकी हेवनली बॉडीज़, तो उसे क्या कहता है, सैटेलाइट कहता है। जैसे कि लाइक द प्लैनेट्स सैटेलाइट आल्सो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। देखिए, जिस तरह से प्लैनेट्स के पास अपना खुद का लाइट और हीट नहीं होता है, उसी तरह सैटेलाइट के पास भी अपना खुद का लाइट और हीट नहीं होता है। ये सन से लाइट को रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं और उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि मून हमें जो लाइट चमकता हुआ दिखता है वो सन की लाइट उस पर पड़ती है, इसी कारण से वो हमें इस तरह दिखता है। हर प्लैनेट्स के पास एक या एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स होते हैं। सिर्फ मरकरी और वीनस है जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। हमारे अर्थ के पास एक सैटेलाइट है और वो है मून, जिसे हम मून कहते हैं। और और 2015 तक, मतलब 2015 में जो रिसर्च हुई है तब तक के अनुसार सैटर्न के पास 53, जुपिटर के पास 50, यूरेनस के पास 27, नेपच्यून के पास 13 और मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा द मून आवर नियरेस्ट कंपेनियन। मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। यानी कि मून जो है वो अर्थ के सबसे नज़दीक का सेलेस्टियल बॉडी है। इसका डिस्टेंस अर्थ से लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। मून जो है ये सन से लाइट को रिसीव करता है, प्राप्त करता है और वही लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है। मून अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, यानी कि लट्टू को ऐसा घूमता है और वह अर्थ के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है, यानी अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है। जो उसका रोटेशन का टाइम है मून का उसके एक्सिस पर, और जो उसका रिवॉल्यूशन का टाइम है अर्थ के चारों ओर घूमने का टाइम, वो दोनों सेम है और वो क्या है 27.3 डेज़ है। यानी कि जितना टाइम उसे अपने एक्सिस पे घूमने में लगता है उतना ही टाइम उसे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने में भी लगता है, और वो टाइम है 27.3 डेज़। इस कारण से इस पीरियड सेम पीरियड होने के कारण जो मूवमेंट है हमें मून का वो केवल एक साइड का ही हम अर्थ पे से देख पाते हैं। द अदर साइड ऑलवेज रिमेंस इनविजिबल। जो दूसरा साइड है वो मून का वो हमेशा क्या रहता है, इनविजिबल रहता है, उसे हम नहीं देख पाते हैं। द मून हैज़ ए बैरन लैंड कंप्राइजिंग ऑफ प्लेन्स। जो मून है वहाँ पर क्या है, एकदम बंजर भूमि है, एकदम मैदान है, घाटियाँ, वैलीज हैं, घाटियाँ हैं और क्रेटर्स हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बहुत समय पहले जो अर्थ है, जब वो ठंडा होकर अर्थ बना था तो उसके बाद क्या हुआ था कि स्पेस का कोई ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो उससे टकरा गया, और टकराने के कारण इसी का कुछ पार्ट टूट गया और वो अलग हो गया, और वही जो रॉकी मटेरियल है उसको स्पेस में जो है मून बन गया और फिर वो अर्थ के चारों ओर घूमने लगा। मून डज नॉट हैव एटमोसफियर अराउंड इट। मून के चारों तरफ एटमोसफियर नहीं है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम। ये दिन एटमोसफियर बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, इसके कारण से ये दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जो छाया वाला भाग है इसका वो। तो टेम्परेचर में इंक्रीज टू मोर देन 240 डिग्री सेल्सियस। यानी दिन के समय में इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ के 214 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि रात के समय में इसका टेम्परेचर गिर के -184 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। कहाँ पर, मून पर। अब हम फेजेस ऑफ मून्स पढ़ेंगे, यानी मून के फेजेस। जो आप देखते हैं ना कि जो मून है वो कभी पतला सा दिखता है, कभी थोड़ा मोटा दिखता है, फिर थोड़ा और बड़ा दिखता है, और फिर हाफ मून दिखता है, और फिर फुल मून दिखता है। ये इसके अलग अलग फेज़ हो गए। तो हमने इस बारे में पहले ही जो है हमने पढ़ा है कि मून का हम केवल क्या एक साइड ही देख पाते हैं और जिस पे सन की लाइट पड़ती है।
और वही विजिबल होता है। जो मून का पोजीशन है और जो द पोजीशन ऑफ द मून इन रिलेशन टू सन चेंजेस एवरी डे, यानी कि सन के रिलेशन में जो मून का पोजीशन है वो हर दिन चेंज होता रहता है। व्हेन द इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द मून इज़ फुली हिडन फ्रॉम आवर व्यू, जब जो मून का जो यहाँ दिखने सामने वाला साइड जो हमें दिखता है वो पूरी तरह से जब छिप जाता है हमारी दृष्टि से, हमें नहीं दिखता है, तो ये न्यू मून कहलाता है, जिसे कि अमावस्या कहते हैं। और यहाँ डू यू नो में देखते हैं पहले, उसके बाद आगे पढ़ेंगे मून के बारे में। तो इसमें दिया गया जो एस्ट्रोनॉट हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये फर्स्ट ह्यूमन थे जिन्होंने मून पे अपने कदम रखे थे, यानी मून पे वो पहुँचे थे। ही अलॉन्ग विद एडविन एल्ड्रिन लैंडेड एट लूनर मॉड्यूल ऑफ अपोलो 11, यानी कि ये लूनर मॉड्यूल यानी कि एक जो मतलब कह सकते हैं जाने का जो इनका साधन था अपोलो 11 था एयरक्राफ्ट, उससे गए थे किसके साथ, एडविन एल्ड्रिन के साथ, और वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट बार मून पे कदम रखने वाले ये इंसान थे। और ये मून के सरफेस पे कब पहुँचे थे, तो 20 जुलाई 1969 को। अब आगे देखते हैं मून के बारे में। द विजिबल पोर्शन गोज़ ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली डे बाय डे, तो जो विजिबल पोर्शन जो हमें दिखाई देता है ना, वो वाला पोर्शन दिन देखिए पहले तो पूरा छिप जाता है तो बिल्कुल हमको नहीं दिखाई देता, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ये दिखना शुरू होता है। तो धीरे धीरे जो ये है क्या हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिखता है, जो छुपा हुआ पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा हमें दिखता है, तो इस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आता है। और फिर न्यू मून डे आता है। एट फर्स्ट, तो शुरू में जो मून अपीयर्स इन क्रिसेंट शेप, जो मून है वो कैसा क्रिसेंट शेप में आता है, मतलब एकदम ऐसे पतला सा इस शेप में। ऑन 8th डे, और 8वें दिन में वो हाफ पोर्शन ऑफ मून कम्स इन आवर व्यू, और 8वें दिन में मून का हाफ पोर्शन हमें दिखाई देने लगता है। द फुल मून बिकम्स विजिबल आफ्टर 15 डेज, और पूरा 15 डेज जब होता है तो हमें वो फुल मून दिखाई देता है। व्हेन हाफ ऑफ इट्स रिवोल्यूशन इज़ कम्प्लीटेड, जब इसका रिवोल्यूशन जो है वो कितना कंप्लीट हो जाता है, हाफ कंप्लीट हो जाता है, यानी अर्थ के हाफ दूरी को ये कंप्लीट कर लेता है रिवोल्यूशन। द डे व्हेन द मून इज़ कम्प्लीटली विजिबल टू अस इज फुल मून डे, तो जो वो दिन जब हमें मून पूरा फुल दिखाई देता है उसे फुल मून डे कहते हैं, यानी कि उसे पूर्णिमा कहते हैं। आफ्टर दिस डे, इस दिन के बाद फिर से मून का जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है वो धीरे धीरे जो है इल्यूमिनेट होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे छिपने लगता है, धीरे धीरे कम होता हुआ दिखता है हमें, और स्लोली डिसअपीयर द मून अगेन, और फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह से छिप जाता है, और फिर क्या आ जाता है, न्यू मून आ जाता है, यानी कि अमावस्या आ जाता है। इस तरह से ये मून के फेजेस होते हैं। The phase of the moon are used to determine the lunar date and to fix the duration of lunar months in India and Arab countries। देखिए जो मून का अलग अलग फेज़ होता है ना, ये कई सारे देशों में वहाँ का डेट को फिक्स करता है, वो लोग इसी के अनुसार से उनका कैलेंडर चलता है। जैसे कि इंडिया और अरब के कंट्रीज़ में ये लूनर मंथ्स यानी इसके अनुसार से डेट्स होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो लूनर मंथ होते हैं जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरह से आता है लूनर मंथ। उसी तरह से हिंदू और मुस्लिम के बहुत सारे जो फेस्टिवल हैं जैसे कि दिवाली, ईद, ये सब यूजुअली क्या है इसी लूनर डेट्स पे, लूनर मंथ के डेट पे ही फिक्स होते हैं। जैसे कि आप देखते हो ना कि कभी होली जो है वो मार्च में इस डेट को आता है, कभी इस डेट को आता है, तो आगे पीछे क्यों होता है, क्योंकि ये इसी मून का जो लूनर डेट है इस पे फिक्स होता है, इसके कारण से। अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के अब कुछ और जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में देखते हैं। ये अब ये लास्ट है हमारा। तो अपार्ट फ्रॉम द सन, स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ आल्सो, यानी कि जो सन है, स्टार है, प्लैनेट्स है और सैटेलाइट्स हैं, इन सब के अलावा भी कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ भी होती हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या हैं, एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो रॉकी होते हैं, यानी चट्टान होते हैं जो स्पेस में ये एक ऑब्जेक्ट होते हैं और सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं एक ऑर्बिट में। दिस कैन बी अ फ्यू फीट वाइड और सेवरल 100 माइल्स वाइड। ये कुछ फीट चौड़े होते हैं, यानी कि इतने
कुछ फीट चौड़े या फिर बहुत लंबा दूरी तक फैले हुए होते हैं, इस तरह से भी होते हैं। मोस्ट एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिट आवर सन अ स्टार इन रीजन ऑफ स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स जुपिटर नोन एज एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो ज़्यादातर जो ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, ये एक फिक्स रीजन में, यानी कि सन और स्टार के बीच के एक फिक्स रीजन में सिचुएटेड होते हैं, एक ऑर्बिट में। तो जो जहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये कहाँ पे, जो मार्स है ना, हमारा मार्स और जुपिटर है, उनके बीच में यहाँ पर एक बेल्ट के रूप में इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, चट्टान्स होती हैं इस तरह से। तो इसे कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। मीटरॉइड्स क्या है, तो मीटरॉइड्स आर लिटिल चंक ऑफ रॉक्स एंड डिब्राइज इन द स्पेस। जो मीटरॉइड्स होते हैं वो छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े होते हैं जो स्पेस में होते हैं। दे बिकेम मीटियोर और शूटिंग स्टार्स। ये मीटियोर्स बन जाते हैं, यानी कि शूटिंग स्टार बन जाते हैं जब वे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, गिरते हैं तो। लिविंग अ ब्राइट ट्रेल एज दे आर हीटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जब ये गिरते हुए आते हैं ना, तेज़ी से, स्पीड से, एकदम तेज़ी से जब गिरते हुए आते हैं, और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, ये एटमॉस्फेयर है, इसमें जब एंटर करते हैं तो उस एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, ये रगड़ाने के कारण से ये एकदम गर्म हो जाते हैं और इनकी एक कैसी टेल सी, पूंछ सी दिखाई देती है, ऐसे जैसे आप कहते हैं टूटता हुआ तारा है, देखा होगा आपने, तो वो उसी को कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम ब्रेक अप इन द एटमॉस्फेयर बिफोर दे कैन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मीटियोर्स। तो ज़्यादातर जो हैं इस एटमॉस्फेयर में, इसमें पहुँचते ही या उसके पहुँचने से पहले ही क्या होते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आगे है डू यू नो में, तो देखिए, एक क्रेटर इज़ अ डिप्रेशन विच मे बी फॉर्म्ड आइदर बाय फॉलिंग ऑफ अ लार्ज मीटियोर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और बाय द वोल्केनिक इरप्शंस। जो क्रेटर है ना, ये क्या है, ये एक गड्ढा होता है जो किसी बड़े मीटियोर जो है वो अर्थ के सरफेस पे जब गिरता है तो उसके कारण से बनता है, या फिर किसी वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी वगैरह फटने के कारण से बनता है। मीटियोर क्रेटर ऑफ नॉर्थ एरिजोना, यानी किसी तरह का एक मीटियोर क्रेटर जो कि नॉर्थ एरिजोना यूएसए में है, नियरली 1 माइल अक्रॉस, 2.4 माइल्स इन सर्कमफ्रेंस एंड मोर देन 550 फीट डीप। यानी कि इसी तरह का एक बना हुआ क्रेटर है, गड्ढा है, जो यूएसए के नॉर्थ एरिजोना में है, जो लगभग वहाँ से इतने माइल की दूरी पर है और लगभग इतने फीट वो गहरा है। और लास्ट हमारा है कॉमेट्स। तो कॉमेट्स क्या है, एक बहुत छोटा बॉडी है, ए हेड एंड लॉन्ग लुमिनस टेल। इसका एक हेड होता है और एक लंबा सा चमकीला सा टेल होता है, जैसा कि देखिए यहाँ ये पिक्चर में दिखाया गया है। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेज। ये डस्ट और फ्रोजन गैसेज से बना होता है। इट अपीयर्स इन स्काई आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। ये आसमान में एक बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देता है। ये कॉमेट नोन एज हेली कॉमेट। तो एक कॉमेट जो हेली कॉमेट के नाम से जाना जाता है, ये आसमान में हर 76 ईयर के इंटरवल पर, यानी कि हर 76 ईयर के बाद ये हेली कॉमेट हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।